प्रिय विद्यार्थियों, स्वागत है आपका BA थर्ड ईयर पॉलिटिकल साइंस क्लास में। पॉलिटिकल साइंस विषय का जो आपका सेकंड पेपर है, द्वितीय विश्व युद्धोत्तर अंतर्राष्ट्रीय संबंध एवं भारत की विदेश नीति, इस पेपर के 8th चैप्टर पर हम डिस्कस करना इस वीडियो से आरंभ करेंगे। तो ये 8वां अध्याय आप देख पा रहे हैं, गुट निरपेक्षता। ठीक है, गुट निरपेक्ष आंदोलन जिसको हम कहते हैं, उसकी प्रासंगिकता। और इसमें एक टॉपिक और है जो आपकी पूर्व की ओर देखो नीति, लोकिस्ट पॉलिसी। ठीक है, तो ये बहुत महत्वपूर्ण चैप्टर है विद्यार्थियों। इस पर हम इस वीडियो से डिस्कस करना शुरू करेंगे। इससे पहले हमने जो 7 चैप्टर कंप्लीट किए हैं, काफ़ी डिटेल से चर्चा की है। जो विद्यार्थी अभी भी उन वीडियोस को नहीं देख पाए हैं वो जाके देखें, तभी आप जाके पूरे इस पेपर को समझ पाएंगे। उसके लिए आप इस चैनल की प्लेलिस्ट सेक्शन में जाएं, वहाँ आपको BA थर्ड ईयर पॉलिटिकल साइंस आपको प्लेलिस्ट मिल जाएगी। उसमें सारे वीडियो क्रमबद्ध और व्यवस्थित तरीके से मिल जाएंगे। उसका जो लिंक है आपको इस वीडियो की डिस्क्रिप्शन में भी मिल जाएगा। तो आइए आज की वीडियो की हम शुरुआत करें विद्यार्थियों। आज हम गुट निरपेक्षता को लेकर जो बात करेंगे, क्योंकि गुट निरपेक्षता पर हमने काफ़ी बात करनी है। वैसे इस पेपर में हमने गुट निरपेक्षता पर काफ़ी चर्चा की भी है, ठीक है, और भारत के परिप्रेक्ष्य में भी की है। तो यहाँ थोड़ा सा और उसको समझेंगे, क्योंकि स्पेशल इसका चैप्टर आपके सिलेबस में दिया हुआ है। तो गुट निरपेक्षता की जो पूरी ऐतिहासिक पृष्ठभूमि है विद्यार्थियों, उसको हम जानेंगे कि ये जो नीति है, ये आंदोलन है, इसकी शुरुआत किस तरीके से, किन परिस्थितियों में होती है। और फिर उसके बाद हम गुट निरपेक्षता को समझेंगे, गुट निरपेक्ष आंदोलन को समझेंगे कि ये क्या है, और कुछ अलग अलग जो परिभाषाएं, अलग अलग विचारकों ने इसको किस रूपों में परिभाषित किया है, इस पूरे आंदोलन को, उसको हम समझेंगे। तो कहने का मतलब, आपका 2 नंबर का प्रश्न गुट निरपेक्ष आंदोलन को लेकर पूछा जाता है तो भी आप यहाँ से कर सकते हैं। अगर बड़ा क्वेश्चन कोई आता है तो भी आपको जो बेसिक पृष्ठभूमि चाहिए होगी वो आपको आज इस वीडियो से मिल जाएगी। तो आशा है आपको बहुत अच्छा लगेगा ये वीडियो और आपको समझ में भी आएगा गुट निरपेक्ष आंदोलन है क्या। तो आइए हम शुरुआत करें। नेक्स्ट जो स्लाइड पर चलते हैं विद्यार्थियों। जैसा कि आप सबसे पहले देख पा रहे हैं, ऐतिहासिक पृष्ठभूमि, तो इसको थोड़ा हम समझते हैं पहले, फिर आगे हम गुट निरपेक्षता नीति को समझेंगे। देखिए, अगर हम शुरुआत की बात करें विद्यार्थियों, ये जो नीति है, हम थोड़ा सा पीछे चलते हैं और आपको पता है द्वितीय विश्व युद्ध की समाप्ति होती है 1945 में, और वहाँ से फिर शीत युद्ध का आगाज हो जाता है। द्वितीय विश्व युद्ध की समाप्ति पर फिर एक शीत युद्ध का दौर चलता है, और वो दौर, जो शीत युद्ध क्या है ये समझाने की जरूरत नहीं, हम पहले समझ चुके हैं वो पूरा चैप्टर। तो शीत युद्ध संयुक्त राज्य अमेरिका और जो सोवियत संघ, तत्कालीन सोवियत संघ वर्तमान में रूस है, तो इन दोनों के बीच जो एक वर्चस्वता का जो कंपटीशन था, एक वर्चस्वता की लड़ाई थी, जो प्रतिस्पर्धा थी, ठीक है, तो वो इन दोनों के बीच जो शुरुआत हुई, क्योंकि द्वितीय विश्व युद्ध के बाद ये 2 महाशक्तियां उभर के सामने आई थी विश्व पटल पर। तो इन दोनों के बीच में जो वर्चस्वता को लेकर जो कंपटीशन चल रहा था, उन्हीं दौर में आपको पता है कि विद्यार्थियों बहुत सारे देश हैं, भारतीय, जैसे भारत भी उनमें से एक है, तो एशिया, अफ्रीका और लैटिन अमेरिका, इन तीनों महाद्वीपों में अनेक जो देश हैं वो अपने अपने उपनिवेशों से आज़ाद हो रहे थे। भारत भी द्वितीय विश्व युद्ध की समाप्ति के लगभग 2 साल बाद आज़ाद हुआ था 1947 में। तो भारत भी उन्हीं में से एक था। ऐसे ही एशिया, अफ्रीका, लैटिन अमेरिका के बहुत सारे देश थे विद्यार्थियों, जो कि अपने उपनिवेश के चंगुल जो फंसे हुए थे, साम्राज्यवादी ताकतों के चंगुल में जो फंसे हुए थे, वो उनको आज़ादी मिली। अब विद्यार्थियों, ये जो सिनेरियो चल रहा था, अब शीत युद्ध की आगाज हो चुका था, शीत युद्ध की शुरुआत हो चुकी थी। तो उस समय ये दोनों महाशक्तियां थी, ये चाहती थी अपनी अपनी विचारधारा का प्रचार प्रसार हो और अपने अपने गुट में ज़्यादा देशों की अभिवृद्धि हो, और ज़्यादा ज़्यादा नव जो स्वतंत्र राष्ट्र थे, जो नए नए जो विश्व पटल पर उभर रहे थे, जिनमें भारत भी एक था। भारत है, ठीक है, इसी प्रकार जो मिस्र है, इंडोनेशिया है, ठीक है, और उसके अलावा घाना है। तो बहुत सारे देश एशिया, अफ्रीका, लैटिन अमेरिका के ये थे। तो इन सब के सामने भी ये दोनों ही देशों ने ये ऑफर रखा कि आप हमारे गुट में आइए और शामिल होइए। तो भारत के तत्कालीन प्रधानमंत्री नेहरू जी, उसमें बहुत महत्वपूर्ण भूमिका विद्यार्थियों इनकी रही। हालांकि 5 नेता का मैं नाम लूँगा, और 3 जो नेताओं की जोड़ी वो तो बहुत महत्वपूर्ण रही, जिनकी के कारण ही इस आंदोलन का, इस नीति का विकास हुआ। और वो 5 नेता, उनमें से 3 जो प्रमुख, एक तो नेहरू, नासिर और टीटो,
भारत के जो तत्कालीन प्रधानमंत्री थे तो भारत के तो नेहरू जी, पंडित जवाहरलाल नेहरू, ठीक है, मिस्र के गमाल अब्दुल नासिर और यूगोस्लाविया के मार्शल टीटो, ये तीन नेताओं की जोड़ी, इनका सबसे महत्वपूर्ण योगदान रहा इस नीति को लाने में। और इसके अलावा जो इंडोनेशिया के सुकर्णो और घाना के क्वामे एनक्रोमा, तो ये जो 5 नेता थे विद्यार्थियों, इनको गुटनिरपेक्ष आंदोलन का संस्थापक भी कहा जाता है। ये जो देश थे ये स्वयं नए नए स्वतंत्र आए थे और इन सबके सामने ये बड़ी पशोपेश की बात थी, क्योंकि दोनों देश, जो संयुक्त राज्य अमेरिका और दूसरी तरफ सोवियत संघ, वो अपने अपने गुट में शामिल करने की पूरी पूरी कोशिश इन एशिया, अफ्रीका और लैटिन अमेरिका के बहुत सारे देशों के साथ कर रहे थे। भारत के पंडित जवाहरलाल नेहरू जी नहीं चाहते थे किसी भी कीमत पर, और ये देश भी नहीं चाहते थे, तो नेहरू जी ने इसकी शुरुआत करी और सोचा कि हम बड़ी मुश्किलों से तो उपनिवेशवाद के चंगुल से, किसी अन्य ताकत के चंगुल से मुक्त हुए हैं, और हम अगर किसी गुट में शामिल होते हैं, अगर अमेरिका वाले गुट में शामिल होते हैं तो हम सोवियत संघ से हमारी दुश्मनी मोल ले लेंगे, अगर हम सोवियत संघ के गुट में शामिल होते हैं तो फिर अमेरिका वाले गुट से हम मोल ले लेंगे। तो हम नहीं चाहेंगे कि हमारी जो स्वतंत्रता जो है वो वापस हम भंग करें, या फिर हम जो एक स्वतंत्र रूप से निर्णय लेने की जो पावर है क्योंकि अगर एक गुट में शामिल होने का मतलब है उस गुट की विचारधारा को अपनाना, उस गुट के अनुसार आगे चलना, और अभी हमें बहुत सारा विकास करना था, हमें काफ़ी चीज़ों की ज़रूरत थी, दरकार थी, और हम इस पचड़े में पड़ना नहीं चाह रहे थे। तो भारत ने इसको लेकर प्रचार प्रसार किया और एक और देशों को सहमत किया। तो इनमें ये जो नेहरू, नासिर, टीटो, इन्होंने तो सर्वप्रथम सहमति बनाई और इन्होंने ये पूरी एक तरह से इसका आगाज़ किया कि हाँ बिल्कुल हमें ये नीति अपनानी चाहिए। इसको लेकर विद्यार्थियों एक बहुत महत्वपूर्ण सम्मेलन हुआ था एशिया, अफ्रीका और लैटिन अमेरिका के देशों का। ये लैटिन अमेरिका के तो नहीं, एशिया और अफ्रीका के ही देश विद्यार्थी उसमें शामिल हुए थे, और वो बहुत महत्वपूर्ण सम्मेलन है बांडुंग सम्मेलन, जो कि इंडोनेशिया का शहर है बांडुंग, वहाँ पर हुआ था 1955 में। 1955 में जो सम्मेलन हुआ था, लगभग 29 एशिया और अफ्रीका के इसमें देश शामिल हुए थे। तो यहाँ पर विद्यार्थियों इस जो नीति, मतलब गुटनिरपेक्ष आंदोलन को लेकर, भाई हम एक ऐसी नीति अपनाएंगे जो स्वतंत्र हम रहेंगे, दोनों गुटों में शामिल नहीं होंगे और गुट निरपेक्षता को अपनाएंगे। तो इस पर काफ़ी चर्चा हुई और यहाँ पर एक तरह से इस पर सहमति बन गई। आप ये कह सकते हैं, हाँ शुरुआत तो नहीं हुई, लेकिन आप ये कह सकते हैं कि गुट निरपेक्ष आंदोलन उसकी एक तरह से नींव यहाँ पड़ चुकी थी और एक सहमति फाइनली बन चुकी थी। और फाइनली फिर 1961, ठीक है, 1961 बेलग्रेड से इस आंदोलन की औपचारिक रूप से शुरुआत होती है और उसमें शामिल होते हैं 25 देश, 25 कंट्रीज। गुट निरपेक्ष आंदोलन की जब शुरुआत होती है 1961 में, ठीक है, बहुत महत्वपूर्ण, कई बार पूछा जाता है पहला शिखर सम्मेलन कब हुआ, तो यहाँ से शुरुआत होती है। पहला शिखर सम्मेलन हुआ था 1961 में बेलग्रेड से और उसमें 25 देशों ने भाग लिया था। और आज विद्यार्थियों इस पूरी गुट निरपेक्ष आंदोलन की जो संख्या बढ़ती बढ़ती आज उसमें शामिल हो गए हैं 120 देश, ठीक है। तो ये थोड़ी सी मैंने पृष्ठभूमि बताई है संक्षेप में कि ये आपको पता लगा होगा कि गुट निरपेक्ष आंदोलन की शुरुआत कैसे हुई, परिस्थितियां मैंने आपको बताई। अब यहाँ आपके दिमाग में विद्यार्थियों में प्रश्न आ रहा होगा कि गुट निरपेक्षता है क्या। वैसे मैंने कुछ बातें आपको बताई, आपको समझ में आया भी होगा। आइए हम थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं और आप सामने स्लाइड जो देख पा रहे हैं उसमें हम थोड़ा सा और समझते हैं उसको कि देखिए गुट निरपेक्षता का शाब्दिक अर्थ जैसा कि आपको पता लग रहा है, गुट निरपेक्षता, निरपेक्ष का मतलब होता है अलग होना, ठीक है। तो गुटों से अलग रहना, अब शाब्दिक अर्थ तो यह है भाई दोनों गुटों से अलग रहना। अब इसका बहुत सारी मीनिंग निकालते हैं विद्यार्थियों, अलग अलग विद्वान। तो यहाँ हमें बड़ी समझने की बात है कि यहाँ गुटों से अलग रहने का मतलब कोई पृथक रहना उस रूप में नहीं है। देखिए इनका जो नेहरू, नासिर, टीटो, इन जो संस्थापक नेताओं का इस पूरे गुट निरपेक्ष आंदोलन चला, इसमें महत्वपूर्ण बात यह थी, कोई ऐसा नहीं था कि गुट निरपेक्ष का मतलब ये दोनों गुटों से बिल्कुल ही पृथक रहना, हम कोई इनसे कोई संपर्क ही नहीं रखेंगे, ऐसा नहीं था। उसको भी आगे हम समझेंगे क्योंकि इसको लेकर हम दो बातें समझने हमें होगी। भाई गुट निरपेक्षता को अगर आप बेहतर तरीके से समझना चाहते हैं तो आपको इसको नेगेटिव फॉर्म में और पॉजिटिव फॉर्म में, मतलब आपको ये भी समझना होगा कि गुट निरपेक्षता है क्या, और आपको ये भी समझना होगा कि गुट निरपेक्षता क्या नहीं है। वो भी हम आगे देखेंगे। गुट निरपेक्षता पृथकतावाद भी नहीं है और तटस्थता भी नहीं है। कई बार ये दो शब्द भी इसके पैरेलल यूज किए जाते हैं कि क्या गुट निरपेक्षता पृथकतावाद है, तो बिल्कुल नहीं है। क्या गुट निरपेक्षता तटस्थता है, तो ये भी बिल्कुल नहीं है। तो इन दोनों को हम अलग करके फिर हम समझेंगे। तो यहाँ
हमें गुट निरपेक्षता क्या है, पहले हम वो चीज़ देख रहे हैं। तो सामान्य शब्द में तो ये गुटों से अलग रहना, ठीक है, ये इस शब्द से निकल रहा है। अब यह, जैसा कि आप देख पा रहे हैं कि गुटों से अलग रहने की आत्मनिर्भरता पर आधारित सक्रिय नीति है। मतलब एक्टिव रहेंगे हम, लेकिन हम आत्मनिर्भर रहेंगे। गुटों से अलग रहने का मतलब यह है कि हम आत्मनिर्भर, हम किसी के अधीन नहीं रहना चाहते हैं। हम आत्मनिर्भर तरीके से, हमें अभी बहुत विकास करना है, हमारी बहुत सारी समस्याएं हैं, उनसे निपटना है। तो हम आत्मनिर्भर रहेंगे या हम स्वयं इसके लिए निर्णय लेंगे, तो उसके लिए एक सक्रिय नीति होगी ये गुट निरपेक्ष आंदोलन, ठीक है। ये एक सकारात्मक एवं प्रगतिशील नीति है, ठीक। गुट निरपेक्षता क्या है? एक सकारात्मक पॉजिटिव थिंकिंग के साथ आगे बढ़ने की नीति है, और प्रगतिशील, आगे प्रगति करने के लिए हम कोई एक विवादों में नहीं पड़ना चाहते थे। हमें आगे प्रोग्रेस करनी थी, विकास करना था, आर्थिक विकास करना था, हमें बहुत सारी सामाजिक आंतरिक दिक्कतें थी, उनको सही करना था, उनको दुरुस्त करना था, ठीक है। तो ये एक तरह से आप इसको यूँ भी कह सकते हैं कि एक हम स्वतंत्र रूप से विदेश नीति हम अपनाना चाहते थे, कि हमारे किसी भी देश के साथ कैसे संबंध होते हैं स्वतंत्र रूप से हम अपनाना चाहते हैं, इसलिए हमने गुट निरपेक्षता को अपनाया। तो गुट निरपेक्षता का मतलब स्वतंत्र विदेश नीति भी आप कह सकते हैं, स्वतंत्र नीति भी कह सकते हैं। अब जैसे कि मैंने अभी आपको विद्यार्थियों कहा था कि क्या नहीं है वो भी समझना होगा। तो यहाँ आप देख पा रहे हैं कि गुट निरपेक्षता तटस्थता नहीं है, और गुट निरपेक्षता पृथकता भी नहीं है। ये क्यों कई बार ये कहा जाता है, तो फिर गुट निरपेक्षता ये कहते हैं भाई गुटों से अलग रहना, इसका मतलब क्या वो बिल्कुल पृथक रहेंगे, अलग रहेंगे, ठीक है, या फिर वो तटस्थ रहेंगे। जैसे पृथकता में तो क्या होता है कि भाई जैसे वो बिल्कुल अलग हो जाएंगे, लेकिन ये गुट निरपेक्ष आंदोलन के नेताओं, नेहरू जी ने भी बार बार कहा था कि इसका मतलब ये नहीं है कि हम विश्व राजनीति से बिल्कुल अपने आप को अलग रखेंगे या विलग रखेंगे, क्योंकि अलग रह के हम हमारा विकास कर ही नहीं सकते हम तो। लेकिन हमारा यहाँ अलग रहने का मतलब है कि हम चाहें तो सोवियत संघ से भी साथ हमारे संबंध रखेंगे, अमेरिका के साथ भी रखेंगे, सबके साथ खुले रूप से हमारे संबंध रखेंगे, और जहाँ जहाँ हमारी ज़रूरत होगी हम उनसे मदद लेंगे, सहायता लेंगे। तो मतलब पृथक रहने का मतलब यहाँ अंतर्राष्ट्रीय राजनीति से पृथक होने का मतलब नहीं था, केवल गुटीय राजनीति से अलग होने का मतलब था। तो इसलिए गुट निरपेक्षता पृथकता नहीं है। सेकंड, जो गुट निरपेक्षता तटस्थता नहीं है, इसका मतलब तटस्थ कोई भी देश होता है वो क्या करता है कि वो न तो उससे संबंध रखेगा न उससे संबंध रखेगा, बिल्कुल वो तटस्थ रहेगा, न उसकी बोलेगा न उसकी बोलेगा। लेकिन यहाँ जो गुट निरपेक्ष आंदोलन का ये भी सिद्धांत था, ये भी कहना था कि हम तटस्थ नहीं रहेंगे, हम अगर जरूरत पड़ी तो जो दोनों देशों के बीच शीत युद्ध चल रहा है उसको भी निपटाने में हम कोशिश करेंगे। हम कोशिश करेंगे कि विश्व राजनीति में पूरी पूरी भागीदारी हम निभाएंगे। और तटस्थ का मतलब हम ये नहीं कि बिल्कुल मूक दर्शक की मुद्रा में रहेंगे, नहीं, हम इस माहौल को बेहतर करने का भी प्रयास करेंगे। तो विद्यार्थियों, यहाँ गुट निरपेक्षता एक बहुत महत्वपूर्ण और विशेष नीति, एक सकारात्मक नीति थी। स्वयं इन देशों को आगे बढ़ने के साथ साथ पूरे विश्व को आगे बढ़ाने की नीति थी। तो बहुत यहाँ आपको समझ में आया होगा कि किस प्रकार गुट निरपेक्षता क्या है, उसके साथ साथ हमें गुट निरपेक्षता क्या नहीं है उसके साथ समझकर हम गुट निरपेक्षता को अच्छे से बता सकते हैं, परिभाषित कर सकते हैं। तो आशा है आपको ये दोनों ही बातें समझ में आई होंगी। अब अलग अलग जो विचारकों ने गुट निरपेक्षता की क्या परिभाषाएं दी हैं, आइए उससे भी और थोड़ा सा इस टर्म को समझने का प्रयास करते हैं। आइए विद्यार्थियों, जैसा कि आप सामने देख पा रहे हैं, कुछ परिभाषाएं देख पा रहे हैं कि जैसे पंडित जवाहरलाल नेहरू जी, इनकी परिभाषा, इन्होंने क्या कहा गुट निरपेक्ष आंदोलन के बारे में, कि गुट निरपेक्षता का जो अर्थ है वो सैनिक गुटों से अपने आप को अलग रखने का किसी भी देश का प्रयत्न है। मतलब सैनिक गुटों से अलग रहने का, ठीक है, क्योंकि दोनों ही सैनिक गुट ही तो थे, इनको दोनों की सैनिक क्योंकि अगर हम किसी भी देश में किसी भी गुट में शामिल होते हैं तो हम सैनिक एक तरह से संधि करते, क्योंकि आपको पता है नाटो, सीटो, सेंटो, इनकी ये जो वार्सा पैक्ट, ये सैनिक संधियाँ ही थी। नाटो, सीटो, सेंटो अमेरिका की, वार्सा पैक्ट सोवियत संघ की, तो उनसे हमें बाध्य होना पड़ता, जुड़ना पड़ता उन सैनिक संधियों से। तो गुट निरपेक्षता इन सैनिक समझौते से, सैनिक गुटों से अपने आप को अलग रखने का प्रयत्न था ये, ठीक है। तो नेहरू जी ने इसको इस रूप में परिभाषित किया है। नेक्स्ट, जॉर्ज लिस्का, ठीक है, वो क्या कहते हैं, वो कहते हैं कि सही गुट निरपेक्षता का अर्थ है कि सही और गलत को सही और गलत में भेद करके सदैव सही नीति का समर्थन करना। मतलब अब
ये हमें निर्णय करना है, मतलब सही क्या है, गलत क्या है, और फिर हम सही की तरफ जाएं। तो जॉर्ज लिस्का बड़े सिंपल वर्ड में कहते हैं कि गुट निरपेक्षता का मतलब है, या असंलग्नता का मतलब है कि सही और गलत में भेद करके सही नीति का समर्थन करना। ठीक है, तो ये बड़े सिंपल वर्ड में उन्होंने कहना चाहा है कि गुट निरपेक्षता क्या है। स्वार्जन बर्जर वो क्या कहते हैं गुट निरपेक्षता के बारे में कि गुट निरपेक्षता सैनिक संधियों, शीत युद्ध एवं विरोधी खेमों से अलग रहने की नीति है। ठीक है, वही सैनिक संधियां जिनकी बात नेहरू जी ने करी थी, और जो विरोधी गुट आपस में, जो दोनों गुट अमेरिका और सोवियत संघ, उन दोनों गुटों से अलग रहने की नीति है। तो ये स्वार्जन बर्जर ये इस रूप में परिभाषित करते हैं। तो ये कुछ परिभाषाएं मैंने दी है, कई बार परीक्षा में अगर आप इनको यूज करेंगे तो थोड़ा सा एडवांटेज आपको मार्क्स को लेकर मिल जाता है, कुछ अच्छा प्रेजेंटेशन आपका हो पाता है। तो आप इन परिभाषाओं का चाहें तो यूज कर सकते हैं। तो बाकी कुल मिला के आपको गुट निरपेक्ष जो आंदोलन है, पूरा गुट निरपेक्ष नीति है, ये तो कहीं न कहीं उसका जो पूरा अर्थ है, उसकी जो परिभाषाएं हैं, उसकी जो पूरी ऐतिहासिक पृष्ठभूमि है, ये तो कहीं न कहीं आपको समझ में आ गई होगी। तो विद्यार्थियों, गुट निरपेक्षता पर हम आगे और बात करेंगे। तो लेकिन आज की वीडियो में तो इतना ही। नेक्स्ट वीडियो में हम फिर मिलेंगे। बस आप इस वीडियो को अधिक से अधिक छात्र छात्राओं को साझा करें, उनको भी सूचना दें। सारे वीडियो आप प्लेलिस्ट में जाके देख ही सकते हैं। अपनी प्रतिक्रिया कमेंट बॉक्स में अवश्य दें, और नेक्स्ट वीडियो में फिर मिलते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद।